क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या दे रखा आप लोगों को। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है एक कण एक सरल रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और मंदित होता है। मंदित होना मतलब रिटार्ड हो रहा है, उसमें स्पीड जो है वो रिड्यूस हो रही है, जिसमें मंदता एसेलरेशन रिटार्डेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के समानुपाती है। इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी हानि होगी आपको ये बतानी है। किसके रूप में? एक्स के रूप में। तो एक सिंपल सी चीज देखिए, आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस होगा डेल्टा के इज इक्वल्स टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए मास कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, v की वैल्यू आपको चाहिए। अब v की वैल्यू आएगी कहां से? क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स। माइनस का मतलब क्या? रिड्यूस हो रहा है। अब यहां से आपको v की वैल्यू चाहिए, बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखिए a जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं, dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिख दिया मैंने, कोई कांस्टेंट लगा दिया। अब dt को मैं यहां ले जा नहीं सकता क्योंकि यहां पर तो x रखा हुआ है, तो मैंने एक काम किया, dv अपॉन dt इसको dx अपॉन dx से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, माइनस के एक्स। इससे क्या होगा देखिए, dx अपॉन dt जो है ये मेरे पास में बन जाएगा v। मेरे पास क्या बना? v dv, और dx को यहां शिफ्ट कर दूंगा, माइनस के एक्स। अब देखिए इंटीग्रेट कर देंगे, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? वी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो गया, टू कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर। अब देखिए वी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके वी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? एक्स स्क्वायर। वी स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल दो, तो आप कहोगे डेल्टा के जो होता है इसमें हाफ और एम कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल हो गया वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? एक्स स्क्वायर के। डेल्टा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। आप कहोगे गतिज ऊर्जा में जो हानि है वो एक्स की पावर 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए कौन सा ऑप्शन हो गया? 31 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दे रखा आपको। 2 मीटर लंबी एक चेन जो है एक मेज पर इस प्रकार रखी गई है कि 60 सेंटीमीटर लंबा भाग मेज के किनारे से नीचे की ओर लटक रहा है। उस चेन का कुल मास हो गया आपके पास में कितना? 4 किलोग्राम का। मेज पर पूरी चेन को खींचने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लो ये हमारे पास में कोई एक मेज है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं बहुत काम आती है। आपको ये दे रखा है कि चेन का कुछ भाग जो है वो तो टेबल के ऊपर रखा हुआ है, पर चेन का कुछ भाग जो है वो नीचे लटक रहा है। इसमें टोटल लेंथ आपको कितनी दे रखी है? टोटल लेंथ आपके पास में है 2 मीटर लंबी, और द्रव्यमान कितना आपके पास में? ये हो गया 4 kg। हम कहेंगे इस वाले भाग को ऊपर खींचने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज है। तो देखिए जो लटका हुआ भाग है उसका सेंटर ऑफ मास अगर आपने ऊपर खींच लिया तो चेन पूरी आ जाएगी। यानी कई बार बच्चे कहते हैं कि चेन मैंने खींची वापस चली गई। जब तक इस लटके हुए भाग का सेंटर ऑफ मास यहां तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक आपको कार्य करना पड़ेगा, उसके बाद कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा यहां से यहां तक का जो भाग है वो एल मान लिया। तो सेंटर ऑफ मास जो है इसका डिस्टेंस कितना? यहां से लेकर यहां तक ये हो गया L/2। यानी सेंटर ऑफ मास को खींचना आपको, तो आप ऐसे कह सकते हो कार्य जो होगा वो क्या होगा? लटके हुए भाग का द्रव्यमान एम डैश बोल दिया मैंने, जी इंटू एच, L/2। ये मेरा आंसर होगा इसमें। अब m क्या इस पूरे का नहीं है, जो लटका हुआ उसका भाग का मास। देखिए m डैश कैसे निकालोगे? निकालने का तरीका कि भाई 2 मीटर लंबी चेन इसका मास हो गया 4 kg, ठीक है। 1 मीटर लंबी चेन जो है इसका मास कितना होगा? 4/2 kg, जिसको आप कहोगे 2 kg हो गया। अब लटका हुआ भाग कितना है? 60 सेंटीमीटर का है, तो मैं ये कह सकता हूं 0.6 मीटर जो है लटकी हुई चेन का द्रव्यमान 2 इंटू 0.6, ये बन जाएगा आपके पास में 1.2 kg। एम डैश आ गया। जी की वैल्यू आपको पता 10 है। एल आपको कितना दे रखा? 60 सेंटीमीटर, 0 पॉइंट कितना हो गया? 6। वैल्यू डाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने 1.2 इंटू 10 हो गया, मल्टीप्लाई 0.6 अपॉन 2, ये आ जाएगा आपके पास में 0.3। इससे मैंने इसका पॉइंट उड़ा दिया।
तो ये बन गया आपके पास में कितना, 12 तिये 36, तो 3.6, यानी 3.6 जूल जो है इतना वर्क आपको करना पड़ेगा इस चेन को ऊपर खींचने के लिए। तो 3.6 कौन सा दे रखा है, देखिए 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स लग रही है वेक्टर फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो रहा है वेक्टर फॉर्म में, आपको वर्क निकालना है। आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है एफ डॉट डी, वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ दे रखा आपके पास में 5i प्लस 3j प्लस 2k डॉट करके, डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास में है वो है 2i माइनस j, मल्टीप्लाई करें, i को i से मल्टीप्लाई किया 10, j को j से मल्टीप्लाई किया 3, ये है ही नहीं इसमें, 0 हो गया, इक्वल्स टू आया 7 जूल, यानी जो वर्क डन होगा वो 7 जूल होगा। तो देखिए 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला एक पिंड, कोई गेंद है, फर्श से पलट जाता है, यदि इस प्रभाव में 20% उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, प्रत्यावस्थान गुणांक कितना होगा। तो देखिए मान ली यहां पर हमारे पास में कोई गेंद है, इस गेंद को हमने नीचे छोड़ा, यहां से गेंद टकराई और टकराने के बाद वापस उठी, तो इसकी एनर्जी में कुछ लॉस हो गया, मान लो यहां तक पहुंची, ठीक है, यहां से यहां तक जब नीचे पहुंची तो वेलोसिटी v1 कह दिया, और जब रिबाउंड होके ऊपर गई तो वेलोसिटी कितनी होगी v2। अगर मुझे ई निकालना है, ई जो होगा मेरे पास में v2 अपॉन v1। अब v1 और v2 की वैल्यूज चाहिए आपको, सिंपल सी चीज देखिए, तो हमने माना m द्रव्यमान का मास था मेरे पास, ऊपर से गेंद नीचे आ रही है, 10 मीटर दे रखा है यहां से, कितना, 10 मीटर। अब आपको क्या करना है कि v1 और v2 की वैल्यूज निकालनी है, सिंपल सी चीज है, यहां पर इसके पास में थी पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर हो गई हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी। मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो आप ऐसे कह सकते हो, मैं v1 की बात कर रहा हूं, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी mgh, काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास हाफ mv1 स्क्वायर, देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा 2gh हो गया आपके पास, और v1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना बना 2g इंटू एच। अब सारी वैल्यूज दे रखी है तो आप पुट कर सकते हो, देखो v1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू हाइट हो गई 10, तो v1 इज इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट आपके पास में कितना हो गया, ये पहला काम। दूसरे की बात करते हैं, v2 की बात करें, इस बार जो इसकी एनर्जी है वो 20% लॉस हो गई, यानी 80% हो गई, तो आप कहोगे हाइट कब होगी तो वेलोसिटी कब हो गई, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें 20% लॉस हो गया, 80% मान लेंगे हम, 80% मानेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इस बार पोटेंशियल एनर्जी 80% है, 80/100 लिखें तो 0.8 लिख दिया मैंने, ये बन गया मेरे पास में mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, हट गया इससे ये वापस, इसको मैं v2 कह देता हूं, v2 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट लिख देता हूं मैं अंडर रूट 2 इंटू 0.8 इंटू जी इंटू एच। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, v2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या बन जाएगा आपके पास, ये 10 है, हाइट जो है वो आपको दे नहीं रखी, अब आप ये कह सकते हो कि हाइट जो पिछली थी उसकी 0.8 हो गई, तो 10 मीटर जो है उसका 0.8 कितना होगा, एच आपके पास में 10 था, बस रख दिया आपने, तो ये देखिए 10 हो गया, 10 हो गया 100, 100 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप 80 और ये बन गया 160। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, E इज इक्वल्स टू मैं बात करता हूं V2 अपॉन कितना हो गया V1, V2 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 160 अपॉन ये बन गया आपके पास में अंडर रूट कितना 200, बाहर निकाल दो जितना निकल सकता है, इसको मैं 16 इंटू 10 लिख सकता हूं तो 4 अंडर रूट 10 हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 10 अंडर रूट कितना हो गया 2 हो गया मेरे पास। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इससे काट देता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में 0.4, 0.4 हो गया, मल्टीप्लाई रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे बन गया 2 और यहां बन गया हमारे पास में 20। अब ये सॉल्व करना है और कुछ नहीं है, ये इससे कट जाएगा तो ये बनेगा 0.2, रूट 20 की मैं बात करता हूं तो नियर अबाउट आपके पास में 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं देखो
√20 जो है उसको मैंने लिख दिया 4 × 5, तो बाहर निकल गया। √5 की वैल्यू होती है 2.2, ये 4.4 हो जाएगा, तो मैंने यहां लिख दिया 4.4। मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.88 के आसपास, यानी उस जगह का प्रत्यावस्थान गुणांक जो है वो 0.88 होगा। तो 0.88 देखो नियर अबाउट कौन सा, ए ऑप्शन, यानी 34 का हमारा करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ट्रिक्स पे सॉल्व होगा। 1/4 चेन का टेबल के नीचे लटक रहा है भाग, उस चेन को ऊपर की ओर खींचना है तो कितना कार्य करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में लटकी हुई लंबाई दे रखी थी, तो हमने mgl/2 दे रखा। अब इस बार लेंथ नहीं है, इस बार कह रहा आधा भाग लटक रहा है, डबल भाग लटक रहा है, 1/3 लटक रहा है, 1/4 लटक रहा है। तो ऐसे लटकने वाले भाग का कुछ मल्टीपल दे रखा हो तो इसकी ट्रिक क्या है, खींचने में जो कार्य करना पड़ेगा, W इज इक्वल्स, ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से देखना, mgl डिवाइडेड बाय 2n² होता है। m क्या है, टोटल मास, g क्या, ग्रेविटी, l क्या, टोटल लेंथ, n क्या, जो भाग लटक रहा है इसमें। तो भाग जो लटक रहा हमारे पास में वो कितना, n हो गया इसके अंदर में, n की वैल्यू 1/4 यानी 4 हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो n की वैल्यू हमारे पास में है 4। तो देखो mgl/2, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 32। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो होगा mgl/32। ये ट्रिक्स है दोस्तों जो ऑलरेडी वीडियोस के अंदर मैं आपको बता रखी है। mgl/32 कौन सा है, तो देखिए 35वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक इंजन 10 किलोवाट की शक्ति उत्पन्न करता है, यह 200 किलोग्राम के द्रव्यमान को 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना समय लेगा। पावर दे रखा है, आपको पता है कि फॉर्मूला पावर का होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, पावर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 किलोवाट, 10 के आगे हमने 3 जीरो लगा दिए, इक्वल्स टू W कितना होगा, M दे रखा है, H दे रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसको लिख सकता हूं mgh अपॉन कितना हो गया T। तो T निकालना है तो मेरे पास में आ जाएगा mgh अपॉन P, वैल्यू पुट कर दो। मास कितना है 200, G कितना है 10, हाइट कितनी है 40, नीचे एक के आगे 4 जीरो है। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब कट गए, 4 दूनी क्या हो गया 8, 8 सेकंड का समय लगेगा उस हाइट तक उसको ले जाने के लिए। 8 सेकंड कौन सा है, 36 का हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट 37 देखिए, यदि वाहन की गति स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दी जाए, डबल नहीं कर रही, +2 कर दी जाए, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है। यदि वाहन की मूल गति मीटर पर सेकंड में, दो केसेस दे रखे आप लोगों को। देखिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, केस नंबर फर्स्ट में अगर स्पीड v है तो काइनेटिक एनर्जी k है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं k इज इक्वल्स टू कितना होगा, हाफ mv², फर्स्ट इक्वेशन। नंबर सेकंड केस की बात कर रहा है, सेकंड केस में आपको कह रहा है कि अगर मैं वेलोसिटी +2 कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 2k हो जाएगी, हाफ m, और स्पीड कितनी होगी v+2 का होल स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को लड़ा के आंसर निकालना सिंपल सा काम है, डिवाइड कर दो आपस के अंदर। तो आपने कहा सेकंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन, क्या बन जाएगा 2k/k, ये तो कट गया इसमें a से k, यहां बचेगा हाफ m v+2 का होल स्क्वायर अपॉन हाफ m v² हो गया, हाफ m से हाफ m कट गया। अब देखिए क्या बचा आपके पास में, 2 इज इक्वल्स टू, ये बच गया है v+2 अपॉन v का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्लियर। अब आप इसको यहां से स्क्वायर हटा दीजिए, √2 हो गया, इक्वल्स टू v+2 अपॉन कितना हो गया v हो गया। दोनों को अलग अलग शिफ्ट कर दो, ये इसके नीचे जाएगा 1, ये इसके नीचे जाएगा, तो 2 अपॉन कितना हुआ v हुआ। अब देखो मैं इसको शिफ्ट करता हूं यहां पर, तो आपके पास आएगा 2 अपॉन v इज इक्वल्स टू, ये बन गया √2 -1, v को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन √2 -1, रूट माइनस में नहीं होता है, रैशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे, √2 + 1 अपॉन √2 + 1 से
यानी रूट नीचे से हटाना है। v इज इक्वल्स, नीचे देखिए जरा ध्यान से, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ऊपर क्या बनेगा 2, ब्रैकेट के अंदर में रूट 2 प्लस 1 है, तो 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, तो आपका आंसर आया v इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 प्लस 1। अब ये ढूंढ लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 2 रूट 2 प्लस 1, तो आपके पास में सी ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों 37वें का करेक्ट आंसर है। देख लेना, यही मैच कर रहा ना, बिल्कुल यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एक वस्तु एक सीधी रेखा में कांस्टेंट पावर से चल रही है, पी की वैल्यू कांस्टेंट दे दी, इसका मतलब पावर का फॉर्मूला लगाना है। समय टी में पिंड द्वारा चली गई दूरी जो है वो समानुपाती होगी, यानी एक्स की वैल्यू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल सा काम है, आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्लियर। अब आपको फोर्स और वेलोसिटी को खोल के आपको टी और एक्स लेकर आना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल्स टू फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, P मेरे पास होता है x अपॉन टी, P इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, v अपॉन टी लिख सकता हूं, ये बन गया x अपॉन टी, ओके। P इज इक्वल्स टू m, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, x अपॉन टी, तो एक टी नीचे पहले से ही है, तो x अपॉन क्या हो गया टी स्क्वायर, और ये बन जाएगा x अपॉन टी, मल्टीप्लाई करो, आपके पास आएगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन टी क्यू, क्लियर। पी की वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, सवाल में खुद मेंशन कर रहा है कि पावर जो है वो कांस्टेंट है, नियत है, तो आप ऐसे लिखोगे एम एक्स स्क्वायर अपॉन टी क्यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, मास जो होता है वो भी कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर अपॉन टी क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ओके। अब जरा ध्यान से देखिएगा, टी को इधर शिफ्ट करो, कांस्टेंट है तो ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी क्यूब, मुझे x चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाओ, x प्रोपोर्शनल, ये बन जाएगा t की पावर 3/2, x की वैल्यू t पर जो डिपेंड कर रही है वो t की पावर 3/2 से है, तो देखिए 3/2 कौन सा है, सी ऑप्शन जो है आपके पास में 38 क्वेश्चन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बिल्कुल सिंपल है, m1 और m2 दो मास दे रखे, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, उनके लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग का रेशियो बताना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को रिलेशन पता है कि P इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट 2m k, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट क्या होगा m होगा। अब दो मोमेंटम को कंपेयर करना है, तो मैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं रूट में, बोलो m1 अपॉन m, रूट में m1 कितना है 1 ग्राम, m2 कितना है 4 ग्राम। कई बार यहां बच्चे पूछ लेते हैं कि ग्राम को केजी में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, ऊपर और नीचे सेम चीज है, कन्वर्ट करोगे तो वो तो वैसे ही कट जाएंगे, तो आपके पास में जब ये बाहर निकलेगा तो 1/2 आएगा। हम कह सकते हैं कि P1 रेशियो P2 जो है 1/2, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है, 39 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारा खेल ट्रिकी बेस्ड है, ठीक है। जब किसी कण का रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम 1% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा x% बढ़ जाती है। जब कण की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ाते हैं तो उसका रेखीय संवेग y% बढ़ जाता है। y और x का रेशियो चाहिए, दो केस है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको एक समझना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी बहुत बार आपको YouTube के माध्यम से क्लासों में और ऐप की थ्योरी के अंदर बता चुका हूं। क्या चीज है, आपको चाहिए मोमेंटम इतना बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा, तो देखिए A इज इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर अपॉन कितना m हो गया, 2m कांस्टेंट, कभी ऐसा देवे आपको कि P में कितना परसेंट चेंज किया मैंने, तो बताइए A में कितना परसेंट चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लिया मैंने n% चेंज किया, उसको परसेंटेज में बदलेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो ये ट्रिक आपके पास में क्या बनती है, ध्यान से देखिए, n+2, ये ट्रिक बनती है। n का मतलब है कितने परसेंट आपने किया, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 कर देंगे। चेक करें, अब देखिए केस नंबर 1 की बात करें, केस नंबर 1 में क्या करा, मोमेंटम को 1% बढ़ाया मैंने,
यानी P जो है इसको आपने 1% बढ़ा दिया, ठीक है। तो N की वैल्यू 1% से निकालेंगे, तो N कितना है मेरे पास, 1% जो है 1/100 कह सकते हैं, 0.01 हो गया N हमारे पास, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं, A इज इक्वल्स टू कितना होगा 0.01 ब्रैकेट में 2 प्लस 0.01 इंटू कितना हो गया 100 आपके इसके पॉइंट को उड़ा देगा, ये क्या बन जाएगा K इज इक्वल्स टू 1 और ये बन गया 2.01। हम कह सकते हैं K की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी 2.0, यानी K जो है आपके पास में वो इतना परसेंट बन गया। अब K को आपने क्या माना था X माना था, इसका मतलब X की वैल्यू मेरे पास में आ गई 2.01। अब वैल्यू किसकी निकालेंगे Y की, जस्ट रिवर्स है, ये उल्टा क्वेश्चन है। पिछली बार आपको P देके K पूछा, इस बार K देके P पूछ रहा है, तो ट्रिक आपके सामने पड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे केस नंबर सेकंड की। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्या लिखा हुआ है K इज इक्वल्स टू n+2। तो K की वैल्यू आपको 300 दे रखी है, तो मैंने लिख दी 300 इक्वल्स टू n+2 इंटू कितना हो गया 100 हो गया। यहां से n निकाल लें, डबल जीरो आपकी कट गई इसमें, ठीक है। तो देखिए 3 इज इक्वल्स टू n+2। अब जरा दिमाग लगाओ, यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, n की क्या वैल्यू हो सकती है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं तो ही तो मेरे पास 3 आएगा, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सॉल्व करने के झंझट में जाओगे लंबा चौड़ा पैर। n की वैल्यू 1 रखूं तो 1 1+2 आ जाएगा, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई मेरे पास। 1 होने का मतलब आपके पास में क्या है, 1 होने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू आपके पास में बनी है, इसको मैं अगर परसेंटेज में लिखूं, n की वैल्यू 1 आई हमारे पास में। अब देखिए ध्यान से, जो वैल्यू होती थी मुझे उसको परसेंटेज में लिखना पड़ता था, इसका मतलब n की वैल्यू 1 आई मेरे पास में, तो आप कहोगे कि सर ये परसेंटेज में कितना लिखा जाएगा, तो परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। अब ये वैल्यू किसकी थी, केस नंबर सेकंड के अंदर में ये वैल्यू y की है आपके पास, तो आप कह सकते हो y आपके पास में कितना आ गया 100 आ गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा क्या है, y और x का रेशियो पूछ रहा है, y/x इज इक्वल्स टू 100/2.01। अब 2.01 लगभग 2 ही है, जब काटोगे आपको ये आपके पास बनेगा कितना 50। तो 50 आपके पास में कौन सा है दोस्तों, देखिए आप कहोगे कि 40वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर झुके एक चिकने तल पर 10 मीटर की लंबाई के लिए 2 किलो न्यूटन वजन वाले लकड़ी के ब्लॉक को खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा डायग्राम बना के मैं आपको समझा दूं। ऐसे कह रहा है, यहां पर कोई भी एक लकड़ी का ब्लॉक है, ये लकड़ी का ब्लॉक हो गया, इसे खींचने के लिए जो मुझे फोर्स की आवश्यकता है F इज इक्वल्स टू कितना है मेरे पास में 2 किलो न्यूटन, यानी 2000 न्यूटन की फोर्स की रिक्वायरमेंट। इसको खींचना कहां है, यहां से लेकर यहां तक खींच लिया, मान लिया इतना, ठीक है। यहां से इसको इस जगह तक लेकर आना है, तो लेंथ आपको कितनी दे रखी है, लेंथ आपको दे रखी है 10 मीटर। थीटा आपके पास में कितना है 30 डिग्री। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल में होता है ए, वर्टिकल में होता है जी। अगर मैं तिरछा यूज करता हूं तो घटक मेरे पास जो बनेगा कंपोनेंट, नीचे की ओर जो एसेलरेशन लगेगा वो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा जी साइन। ये ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं मैं आपको। अगर ढलान पे कोई चीज लुढ़क रही है तो उसका एसेलरेशन त्वरण होगा जी साइन थीटा। अब आपको चाहिए कार्य, तो देखिए सिंपल सी चीज, वर्क इज इक्वल्स टू एम इंटू जी इंटू एच होगा। तो हम कहेंगे एम मास हमारे पास एम इंटू जी जो है उसकी जगह क्या आएगा जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास में एच एल कह दिया। तो देखो एम इंटू जी की डायरेक्ट वैल्यू आपको दे रखी है, फोर्स क्या होता है एम इंटू जी होता है, तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास में कितनी है 2000 है। साइन थीटा की बात करें तो साइन हो गया मेरे पास में 30 डिग्री। हाइट आपको कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, तो आपको वर्क कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू आपके पास होगी 1/2, 1/2 इससे कट गया, तो आपका आंसर कितना आया इधर 1000 आ गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 इतना जूल, इसको आप लिख सकते हो 10 किलो जूल, ये लिखा जा सकता है।
10 किलो जूल कौन सा है? तो आप कहोगे 41 का करेक्ट आंसर आपके पास में सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या दे रखा आपको। क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए 7 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, उसे क्षैतिज दिशा में इतने मीटर विस्थापित कर देता है और इस दौरान में 2 जूल की काइनेटिक एनर्जी उसको प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि गति का क्षैतिज घटक कितना होगा, यानी फोर्स जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा। देखिए डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लो ये हमारे पास में कोई भी ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स अप्लाई की ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हो, ये थीटा एंगल बना रहा है। इस फोर्स की वैल्यू आपके पास में कितनी है दोस्तों? 7 न्यूटन दे रखी है। और आपको पता है इस फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा इस डायरेक्शन में जिसको आप कहोगे एफ कॉस थीटा, और एक बनेगा इस डायरेक्शन में जिसको आप कहोगे एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। और ब्लॉक को मूव करने में ये वाला कंपोनेंट मदद करेगा। और कितना मूव हो रहा है? ये ब्लॉक जो है 0.5 मीटर विस्थापित हो रहा है। और इस दौरान के अंदर में इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिली है वो आपके पास में कितनी है? 2 जूल का। सिंपल सी चीज, वर्क डन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य कितना हुआ आपके पास में? 2 जूल। फोर्स जो लग रही है वो कितनी हमारे पास में है? एफ कॉस थीटा। और ये आपके पास में हो जाएगा डी, और डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 0.5। नीचे शिफ्ट करें, एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 0.5। ये ऊपर चला जाएगा, इसको जब काटोगे तो आपके पास में आएगा 4 न्यूटन। अब मांग क्या रहा है? देखिए ये कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा जो हमारे पास में है बल का क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक की वैल्यू कितनी है? 4 न्यूटन। तो आप कहोगे 42 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एक कार का द्रव्यमान इतना है, 36 किलोमीटर पर प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? कौन सी चीज है? अगर आप वेलोसिटी दे रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखिए हाफ, मास आपको दे रखा 1000, ठीक है। वेलोसिटी जो है वो 36 है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। ये कटा इससे कितना? 2 हो गया। तो आप कहोगे 1/2 इंटू 1000 मल्टीप्लाई 5 टू 10, 10 का स्क्वायर करोगे आप 100 आएगा। इसको मैं इससे काट देता हूं 50, 5 के आगे 1 2 3 4, इतनी जूल एनर्जी है। अब किस रूप में मांग रहा है आपसे? ये पावर की फॉर्म में मांग रहा है। हम कह सकते हैं 5 इंटू 10⁴ जूल, इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी 5 इंटू 10⁴। तो आप ये कह सकते हो कि 43 का करेक्ट आंसर आपके पास डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड एक बल के अधीन गति कर रहा है जिसमें एस की वैल्यू इतनी दे रखी है आपको, विस्थापन उत्पन्न करता है। पहले 1 सेकंड में बल द्वारा किया गया कार्य आपको कैलकुलेट करना। बहुत सिंपल सी चीज है। आपको पता है कि वर्क अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन करके हम लिखेंगे एफ डी एक्स। क्लियर हो गई? इंटीग्रेशन की लिमिट आपको दे रखी है, 1 सेकंड में निकालना है 0 से लेकर 1 तक। एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एफ इज इक्वल्स टू होता है एम इंटू ए। तो देखिए मैं ऐसे कह सकता हूं, एफ जो मेरे पास में है वो होगा एम इंटू ए। मास आपके पास में कितना है? 6 है। एसेलरेशन निकालने के लिए आपको इसकी मदद लेनी पड़ेगी, आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखो एस की वैल्यू आपके पास में है 2 क्यूब अपॉन 3, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कितना होगा? एस अपॉन डी टी। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो 3 आगे आ जाएगा, 6t² अपॉन 3, ये कट के 2 हो गया यानी 2t²। एसेलरेशन अगर निकालना है तो dv अपॉन dt करके फिर एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आगे आ जाएगा तो 4t। अब a की वैल्यू निकालने के लिए t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। t कितना है? 1 सेकेंड है। a इज इक्वल्स टू होगा 4 इंटू 1 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, इंटू हो गया आपके पास में 4,
यानी 24 न्यूटन की फोर्स लगी। इस फोर्स की वैल्यू को यहां डाल दीजिए, तो आपके पास में आएगा W इज इक्वल्स 0 से लेकर 1 तक, और ये बन गया 24 इंटू हो गया dx। 24 बाहर आ जाएगा, W इज इक्वल्स टू 24, और इसका जो हमारे पास में इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा x 0 से लेकर 1 तक 24, ये बनेगा 1 माइनस इज इक्वल्स टू, ये बन गया आपके पास में 24 जूल। आप कहोगे इतना शिफ्ट करने के लिए 1 सेकंड में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा वो 24 जूल होगा। 24 जूल कौन सा दोस्तों? डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट आंसर है 44 का। नेक्स्ट 45, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना, स्प्रिंग गन को 16 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद द्वारा 4 सेंटीमीटर संपीड़ित किया जाता है। यदि ट्रिगर खींचा जाए तो गेंद के वेग की गणना कीजिए। देखिए, आपको स्प्रिंग की कांस्टेंट दे रखी है, m दे रखा है, इतना आपने खींचा है तो वेलोसिटी चाहिए। एक सिंपल सा मैं डायग्राम बना के आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई भी एक स्प्रिंग है, ट्रिगर कह दिया, यहां से कोई भी बॉडी इस प्रकार से मूव करती हुई, ऐसे ये मूव करती हुई आगे बढ़ रही है, वेलोसिटी कितनी हो गई? ये हो गई। स्प्रिंग के आपको वैल्यू दे रखी है k इज इक्वल्स टू, ये हो गया 90 इंटू 10⁻², न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और कितना संपीड़न हो रहा है इसमें? x इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को 0.04 मीटर लिख सकता हूं मैं इसमें। ठीक है, ये जो बॉडी आपको दे रखी है जो टकराती है उसमें, उसका मास आपके पास में है 16 ग्राम। 16 ग्राम को आप क्या लिख सकते हो? 16/1000 लिख दिया। आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी कि 4 सेंटीमीटर का संपीड़ित कर दे। अब देखिए, जब ये गेंद चल रही है तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी, और जब ये स्प्रिंग से टकराएगी, स्प्रिंग को धकेलेगी अंदर, कंप्रेस होगा, तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी। आप कहोगे एनर्जी कंजर्वेशन से, ऊर्जा रूपांतरण से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है, तो आप ऐसे कह सकते हो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है जो आपके पास में होती है हाफ kx²। हाफ से हाफ कट गया, v निकालना है, v² इज इक्वल्स टू kx² अपॉन m। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ये हो जाएगा kx² अपॉन m। x को बाहर ही खींच लें तो ये बन जाएगा x अंडर रूट k अपॉन m। अब वैल्यू डाल देते हैं अपना आंसर सामने। x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 0.04 अंडर रूट के आपके पास में कितना है? 9, उसके बाद 3 जीरो है, 9, 1 2 3। मास कितना आपके पास में? 16, और 1000 ऊपर जाएगा तो 1 2 3 जीरो और आगे। अब इनको सॉल्व करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 6 जीरो बाहर आएंगे, 3 जीरो बन जाएंगे। मैं यहां लिख देता हूं, देखो 0.04 इंटू 3 जीरो आ गई इसमें, मल्टीप्लाई 9 का हो गया 3, इसका हो जाएगा 4, 4 से ये कट गया तो 1 हो गया, तो 2 जीरो खत्म हो गई इसके पॉइंट हटाने में, 1 हो गया, तो ये आएगा आपके पास में 30 मीटर पर सेकेंड। छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई बड़ा काम नहीं है। 30 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक जैसे आंसर दे रखे हैं, तो 45 क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आपको डायग्राम दे रखा है ग्राफ के फॉर्म में। नीचे एक चित्र दिया गया है, एक कण के परिवर्तनीय बल, यानी कोई भी एक वेरिएबल फोर्स जो समय के साथ चेंज हो रही है, एक्स के साथ एक रिलेशन बनाती है। 0 मीटर से 30 मीटर के बीच में विस्थापन अंतराल में बल द्वारा किया गया कार्य, यानी 0 से लेकर 30 तक टोटल वर्क, आपको क्लास में, आपको नोट्स में, आपको ऑनलाइन माध्यम से ऐप में बता रखा है। एफ और एक्स के बीच का ग्राफ होगा तो उसका एरिया वर्क डन होगा, तो इसका एरिया निकालना है। और कई बार बच्चे बोलते हैं कि साहब इसका एरिया कैसे निकालें? ध्यान से देखिएगा, इस ग्राफ को स्प्लिट करो, यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा ग्राफ हो गया ट्रेपीजियम, समलम चतुर्भुज। यहां से लेकर यहां तक फिर ट्रेपीजियम हो गया, समलम चतुर्भुज। दोनों के एरिया को जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए W इज इक्वल्स टू एफ तथा एक्स के मध्य ग्राफ का क्षेत्रफल।
ग्राफ का क्षेत्र, एरिया जो है। और मैंने इस एरिया को दो भागों में बांट दिया, इसको मैं S1 कह दूं, इसको मैं S2 कह देता हूं। मैं ऐसे कह सकता हूं W इज इक्वल्स टू S1 प्लस S2। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, समलंब चतुर्भुज का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो हम ऐसे कहेंगे हाफ 1/2 ब्रैकेट में समानांतर भुजाओं का योग 15 हो गया ये, और ये 10 हो गया। आप कहोगे 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई हाइट जो हमारे पास में है उसको आपने 10 मान लिया, 10 S2 की बात करें। समानांतर भुजाओं का योग 15 से लेकर 30 तक 15 हो गया, और 15 से लेकर 20 तक 5 हो गया। आप कहोगे हाफ यानी 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई हाइट, यहां से यहां तक का गैप कितना है 20 है। बस अब कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आपके सामने देखिए 25 हो गया, इसको इससे काटोगे 5 आ गया यानी 125। ये कितना हो गया 20, इसको मैं इससे काट देता हूं 10 हो गया, 20 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 200 होगा। तो W इज इक्वल्स टू जोड़ो 325 जूल आपका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन में देखें 325 कौन सा है, 46 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 47 देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के वाला एक स्प्रिंग जब उसे 2 सेंटीमीटर खींचा जाता है कितनी एनर्जी डेवलप होती है। अगर मैं उसको 6 सेंटीमीटर खींचूं तो कितनी एनर्जी डेवलप होगी। दो कंडीशंस को कंपेयर कर रहा है। जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होती है U इज इक्वल्स टू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये सेम है दोनों स्प्रिंग का, तो मैं कह सकता हूं कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर। अब दोनों स्प्रिंग को तुलना में लूं, U1 अपॉन U2 इज इक्वल्स टू X1 अपॉन X2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दीजिए, पहले वाले की एनर्जी कितनी है U है, दूसरे की एनर्जी निकालनी हमें। पहले वाले को कितना खींचा 2 सेंटीमीटर, दूसरे वाले को कितना खींचा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कन्वर्ट इसलिए नहीं किया, दोनों डिवाइड में कन्वर्ट करोगे वापस सेम आ जाएगा कट के। ये आ गया आपके पास में 1/3, स्क्वायर करो 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, U2 की वैल्यू हो गई आपके पास में 9 टाइम्स U, 9 गुना आपके पास में कौन सा देखिए 47 का करेक्ट आंसर आपके पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट 48, यदि पिंड का रेखीय संवेग 1.5% बढ़ जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितने परसेंट बढ़ेगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर मोमेंटम को चेंज करके काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो होगा n+2 इंटू 100। तो देखिए n की वैल्यू कितनी है, ये जो मेरे पास में दे रखा है n इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 100, तो 0.015 लिख सकता हूं मैं इसको। तो क्या बन जाएगा 0.015 0.015 प्लस 2 हो गया, क्लियर। और मल्टीप्लाई क्या है 100 है। अब देखो डबल जीरो मल्टीप्लाई होकर ये पॉइंट यहां आ जाएगा, बाहर आ गया 1.5 और अंदर होगा 2.015। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है 15 को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 15 पंजे 75 का 5, 7 हासिल लग गया, 15 और 7 ये हो गया 22, 2 बन गया 15 दूनी 30। अब देखो 3 नंबर इधर है, 1 नंबर इधर, पॉइंट के बाद 4, 1 2 3 4 यहां पॉइंट लगेगा आपके, आपके पास आएगा 3.0225। अब 3.0225 इससे अच्छा इसने डायरेक्ट कितना लिख दिया 3 लिख दिया, तो मैं लगभग इसको क्या लिख सकता हूं, लगभग लिख सकता हूं 3%। तो आपका जो 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो कितना होगा, डी ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट 49, डायग्राम आपको दे रखा है, लैंग्वेज यहां दे रखी है। चित्र में दिखाए गए 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोलाकार यानी 20 सेंटीमीटर का एक कटोरा दे रखा है, दीवार के साथ 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, फिसलता है, सतह के तल पर पिंड का वेग कितना होगा। जब ये फिसल के यहां आ जाएगा तो उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मैं यहां बता देता हूं। यहां जब आएगा तो उस समय वेलोसिटी कितनी, साफ पता चल रहा है कि ऊपर से जब ये नीचे आ रहा है तो यहां पर इसके पास में कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर इसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक है।
तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसके सॉल्यूशन में, देखो आप कह सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। पहला काम m से m कट गया, v निकालना है आपको, तो ये बन जाएगा आपके पास में √2gh। अब वैल्यू पुट कर देते थे, √2 इंटू जी कितना हो गया 10 हो गया। h की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से लेकर यहां तक ये नहीं लेना, हाइट होती है, तो हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो 20 डिवाइडेड बाय 100। 1 2 जीरो कट गए, आपके पास रूट में बचा 4, 4 बाहर आएगा तो 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी जब ये बॉटम पे आएगा। चार ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए कौन सा है। 49 का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रखा है, m और 3m द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं, इनका मोमेंटम सेम है, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। तो दोस्तों जब इनके बीच में रिलेशन बताते हैं, a इज इक्वल्स टू होता है p² अपॉन 2m। अब p कांस्टेंट कह रहा है, 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो k इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है m के। अब काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, तो E1 अपॉन E2। इसने E1 E2 कहे इसीलिए मैं भी वही मान रहा हूं। ये किसका होगा, मास का उल्टा। E1 ऊपर लिखा हुआ तो M1 नीचे होगा, E2 नीचे लिखा हुआ तो M2 ऊपर होगा। तो देखो M1 तो है आपके पास में M, और M2 है आपके पास 3M, हट गया आपस में। यानी E1 अपॉन E2 जो आंसर आएगा आपके पास में वो 3:1। 3:1 कौन सा, देखिए 50वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में बी ऑप्शन है दोस्तों।